हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की तो फ्रेंड, इसमें बेसिक अकाउंट टर्म्स में कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिनका एक अपना मीनिंग होता है। इस तरह ये नए नए शब्द होते हैं जो अकाउंट्स के बराबर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं या अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं तो ये बेसिक टर्म क्या होते हैं और इनकी मीनिंग को समझाना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप ट्रांजैक्शन को समझ पाएंगे और रिकॉर्ड कर पाएंगे। जैसे कि आप मेरी कुछ वीडियो में सुन रहे हैं कि गुड्स, सोर्स, डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स और भी बहुत से वर्ड जो आपको अकाउंटिंग में सुनने को मिलेंगे। तो आज इन्हीं सब के बारे में जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो ये सारे जो बेसिक टर्म होते हैं तो इसी अकाउंट्स को हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले से ही सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की वीडियो स्टार्ट की गई है और इसमें मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग टर्म में हम जानते हैं सबसे पहले के बारे में बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो पहले बिजनेस कहते किसको हैं ये समझते हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट टर्न करना। ऐसा कोई भी काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए या लाभ कमाने के लिए किया जाता है बिजनेस कहलाता है। इसमें प्रॉफिट चाहे गुड्स को परचेज करने के बाद सेल करके कमाया जाए, फिर कस्टमर को कोई सर्विस देकर लाभ कमाया जाए, यही बिजनेस कहलाता है। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन से होता है। एक बिजनेस में रोज़ जितने भी लेन देन होते हैं उन्हें ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे बिजनेस के लिए सामान खरीदना, उसे कस्टमर को बेचना, अलग अलग खर्चों का भुगतान करना या पेमेंट करना, यह सब ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अब जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब बिजनेस में होने वाले लेन देन से होता है। इस तरह बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे ही यही बिजनेस में गुड परचेज करना, एसेट परचेज करना, गुड्स को कस्टमर को सेल करना, उसके जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी पे करना, और अगर उस बिजनेस के लिए किसी बैंक से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना, यह सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इनकी वजह से बिजनेस या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसी की वजह से बिजनेस की एसेट और उसकी लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकी वैल्यू में भी चेंजेस होते हैं। इन तीनों के बारे में भी अभी हम अच्छे से समझेंगे। तो ये ही बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा हम समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब बस इतना ही होता है। आगे हम समझते हैं कैपिटल। कैपिटल के बारे में कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल वह होती है कि जब बिजनेस में करने वाला व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है या उसमें लगाता है, और यह अमाउंट कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, कोई गुड्स या एसेट भी हो सकती है, या फिर ये तीनों साथ में लगाकर बिजनेस शुरू किया जा रहा है, तो इसे हम कैपिटल कहते हैं। यह कैपिटल उस फर्म के लिए, उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, अपने उस प्रोप्राइटर के लिए, क्योंकि प्रोप्राइटर जो बिजनेस कर रहा है वह अलग है और उसका बिजनेस अलग है। बिजनेस की अपनी खुद की एंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। अब अगर यह कैपिटल वह बिजनेस करने वाला कैश के रूप में ला रहा है, कैपिटल की जो अमाउंट होती है, इसी से आगे चलकर गुड्स, एसेट वगैरह परचेज की जाती है। और आइए अब जानते हैं गुड्स और एसेट के बारे में।
में भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स में वो चीज़ें आती हैं जो हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं। इस तरह हम सामान को परचेज करते हैं और फिर उसमें अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट वगैरह को ऐड करके उसे सेल करते हैं। यही गुड्स होती है। इसके अलावा जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है या प्रोडक्ट बनाती है तो वह उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करती है जिससे वह बनता है। अब इस प्रोडक्ट को रेडी होने पर इसे सेल करते हैं। तो इस तरह इन दोनों कैश में गुड्स को सेल करके प्रॉफिट कमाना मेन पर्पस होता है। इन सिंपल वर्ड जैसे कपड़ा बेचता है तो वह कपड़ा खरीदता है फिर उसे सेल करता है तो यह कपड़ा खरीदा गुड कहलाएगा। पर अगर यही कोई चेयर खरीदता है ताकि कस्टमर उस पर बैठ सके तो इसे हम गुड्स नहीं कहेंगे, ये उसके लिए एसेट है। तो इस तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसेट और लायबिलिटी दोनों ही अकाउंटिंग के टर्म में बहुत ही कॉमन वर्ड हैं। ये वर्ड अकाउंटिंग में आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं एसेट के बारे में। एसेट के हिंदी में संपत्ति कहते हैं। जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम बहुत कुछ लगाते हैं ताकि आगे चलकर प्रॉफिट अर्न किया जा सके या पैसे कमाया जा सके। इससे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, चाहे वह कैश हो, बिल्डिंग हो या फिर फर्नीचर, मशीनरी, कार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत हेल्प होती हैं और उनसे फर्नीचर में प्रॉफिट कमाते हैं और ये सारी हमारी एसेट कहलाती हैं। इस तरह एसेट वो रिसोर्स होती हैं जो किसी भी बिजनेस में जनरेट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इनसे हमारे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। अब जैसे कैश है तो कैश का यूज़ करके और भी पैसे कमाए जाते हैं। बैंक, यह भी बिजनेस की एसेट है। बैंक में यहाँ पैसे सेफ हैं। कभी कभी बैंक के थ्रू भी बहुत सी पेमेंट करनी पड़ती है तो यह भी बिजनेस की एसेट है। बिजनेस की जो मशीनें हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जा रहा है, बिना इसके बिजनेस नहीं चल सकता है, तो वह भी कैश को जनरेट कर रही है, यह भी एसेट कहलाती है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट लायबिलिटी के बारे में कि बिजनेस में लायबिलिटी का क्या फ़ायदा होता है। लायबिलिटी को हिंदी में हम दायित्व कहते हैं। इसे हम आसान भाषा में कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि बिजनेस में जिन लोगों को पैसा देना है वो लायबिलिटी है, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी है कि वह उसे दे। अब उसका रीज़न यह है कि बिजनेस करने वाला जो पर्सन है वह अपने बिजनेस के लिए वह गुड्स को उधार में परचेज किया हो और उस सप्लायर्स को बोल दिया हो कि उसका पैसा या पेमेंट कुछ दिन बाद करेगा, या फिर वो किसी बैंक से लोन लिया हो उसको भी चुकाया या लौटाना पड़ेगा। यह बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, उसकी लायबिलिटी है। इस तरह बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी कौन कौन सी हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, यह जानने के लिए हमें एक अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे बैलेंस शीट कहते हैं, जिसमें हम बिजनेस की सारी लायबिलिटी को उनकी वैल्यू के साथ साथ शो करते हैं। ये एसेट और लायबिलिटी कई टाइप्स की भी होती हैं। इसके बारे में पहले ही अलग अलग वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप इन्हें डिटेल से समझना चाहते हैं तो इन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसका नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अकाउंटेंसी में सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं। एक बिजनेस में ना जाने कितने तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। परचेज करने पर, सेल करने पर, कैश रिसीव होने पर, कैश का पेमेंट करने पर, या इसके अलावा भी कई सारे ट्रांजैक्शन को बिजनेस की अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह
जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का लिखित सबूत होना चाहिए, एक परिणाम या एविडेंस होना चाहिए जिसे यह पता चल सके कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है। अब जैसे हम अगर गुड्स को परचेज किए हैं तो हमें परचेज बिल मिलता है और उसे हम कस्टमर को, जब हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर को सेल वॉइस इशू करते हैं। इसी तरह कैश रिसीव, पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा, बिजनेस के ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स वो प्रूफ या वो रिसोर्स जिनसे किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डिटेल का पता चलता है। इसमें डेट दी हुई होती है, कितना पे या रिसीव कर रहे हैं वो अमाउंट लिखी हुई होती है, कौन सी पार्टी को पे कर रहे हैं, किन से पैसा रिसीव हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिजनेस पर पहले वाउचर बनाए जाते हैं, फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वाउचर के बारे में। वाउचर इज प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से वाउचर बनाए जाते हैं। इस तरह सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सबसे पहले एंट्री वाउचर में की जाती है या वाउचर बनाए जाते हैं और फिर उस वाउचर के बेसिस पर जनरल एंट्री की जाती है। जैसे कहीं सेल हुई है तो इस सेल का जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होगा सेल इनवॉइस। अब इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स का सीरियल नंबर किसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है और मोड ऑफ पेमेंट, यह सब कुछ लिखा होता है। यह वाउचर उस फर्म या उस कंपनी अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उस पर फर्म के ऑथोराइज पर्सन के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही इस वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं ताकि ऑडिटिंग के दौरान जरूरत पड़ने पर एक ऑडिट उसे इजीली चेक कर सके। अब आगे जानेंगे इनकम के बारे में। किसी गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होती है उसे रिवेन्यू कहते हैं और इस गुड्स को सेल करने तक की जितनी कॉस्ट होती है वह एक्सपेंसेस कहलाती है। अब इस रिवेन्यू में से मतलब जितनी भी सेल किए हैं उसमें से एक्सपेंसेस यानी कि उसकी कॉस्ट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो इनकम कहलाती है। जो कोई गुड्स है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए आ रही है और उसे 1,50,000 में जब हम सेल करते हैं तो यह 1,50,000 इसे रिवेन्यू कहेंगे और यह 1 लाख हमारा एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसका जो डिफरेंस होगा मतलब कि वे 1,50,000 में से 1 लाख लेस करेंगे तो ये 50,000 आता है, तो ये 50,000 इनकम होगी। इस तरह समझ सकते हैं कि इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो अब आगे जानते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर इज ए वाइड ए टर्म जिसमें कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो किसी एसेट को परचेज करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करने के लिए किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इस तरह किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिक्स एसेट को परचेज करना या फिर किसी और बेनिफिट के लिए भी पेमेंट किए जाते हैं तो ये एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफरेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस का सीधा मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं ऐसा नहीं होता है कि वह चीज़ अपने आप ही बन जाती है। उसको बनाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें लगती हैं, तब जाकर कोई प्रोडक्ट बन पाता है और फिर जब
उस प्रोडक्ट को सेल करने की बारी आती है, जब उसे सेल किया जाता है तो उसमें और भी खर्चे ऐड हो जाते हैं, उसमें और भी खर्चे होने लगते हैं। तो अगर ये सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक हो रहे हैं, यानी उसे बनाने से लेकर बेचने तक जितने भी खर्च हो रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इस तरह जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो सेलिंग का एक्सपेंस होता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस निकल कर आता है। जब ज़रूरी नहीं कि ये सारे खर्चे बस प्रोडक्ट को ही बनाने में लगे, किसी सर्विस को देने में भी जितने भी सारे खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। यहाँ हम जानते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग की मीनिंग है एन एक्सपेंसेस which is due but has not been paid known as outstanding expenses। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, हमें देना है पर अभी तक उसको पेमेंट नहीं किए हैं, उसके पैसे देना बाकी हैं, तो इसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और हिंदी में अदत्तव्यय कहते हैं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि ऐसा खर्चा जो करंट ईयर के अनपेड हो गया है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है, तो आउटस्टैंडिंग होता है। जैसे ऑफिस के लिए टेलीफोन का बिल आ गया है पर अभी तक उसका करंट ईयर में पेमेंट नहीं किए हैं तो बिजनेस की लायबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे नेक्स्ट ईयर पे किया जाए, तो इसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अब है प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो, इसको समझते हैं। एन एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब हम किसी गुड सर्विस के लिए पहले ही उसके पैसे पहले से पे कर देते हैं या एडवांस में दे देते हैं, इसका मतलब है कि ऐसे एक्सपेंसेस या खर्चे नेक्स्ट ईयर के होते हैं पर उनका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करते हैं, तो इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कोई रेंट हमें 12 महीने का पे करना था और उसे हमने 13 महीने का दे दिया है, जो ये 12 महीने का, तो इस करंट अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा और बाकी 1 महीने का किराया हमारे अगले अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। अब आगे हम जानते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, कभी कभी सेलर अपने सभी कस्टमर से किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स का पूरा पैसा नहीं लेते हैं, उस पर जो प्राइस या MRP लिखी होती है उसमें से थोड़ा लेस करके ही लेते हैं, तो इसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। या यह डिस्काउंट 2 तरह से किया जा सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वह होता है जब सेलर से लिंक करते वक्त अपने सभी कस्टमर को एक फिक्स % पर डिस्काउंट देता है। उसके प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होती है उसमें से वह 10%, 20%, वह कुछ भी हो सकता है, उसमें से वह उतनी अमाउंट लेस कर देता है। इसे ही हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस इनवॉइस और कैश मेमो की प्राइस से लेस कर देते हैं, और यह ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर को और बढ़ाया जा सके और नए कस्टमर अटैक हो। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट जो रुकी हुई पेमेंट को जल्दी रिसीव करने को दिया जाता है कैश डिस्काउंट कहलाता है। जब जैसे सेलर अपने कस्टमर को कुछ सामान बेचता है, वह कस्टमर उसे बोला है कि इसकी पेमेंट 1 महीने के बाद करेंगे। अब अगर सेलर अपने पैसे जल्दी रिसीव करना चाहता है, वह कस्टमर को विद इन वीक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करने को बोलेगा कि अगर वह 1 हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट कर देता है तो उसे कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, तो यह डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है।
तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।